नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एक ऐसा संगठन जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आप कह सकते हैं एक धुरी का काम किया। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। कैसे बनी, क्यों बनी, इसके जो जरूरी अधिवेशन हैं, खासकर परीक्षाओं के लिहाज से जो तथ्य हैं उन पर नजर डालेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि सारी जरूरी बातें कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस बनने से पहले का क्या माहौल था? मतलब अंग्रेज तो यहाँ थे, शासन कर रहे थे। हाँ, देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर था। लेकिन फिर ब्रिटिश नीतियां आईं और उन्होंने शोषण को बढ़ाया। आर्थिक शोषण, सामाजिक भी। बिल्कुल। और इसका नतीजा छोटे मोटे विद्रोहों में दिखता भी था। फकीर विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुए, लेकिन जो 1857 का विद्रोह था ना, हाँ, 1857 की क्रांति, उसने तो अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। और उसी ने शायद अनजाने में ही भारतीयों में एक तरह की राष्ट्रीय भावना जगाई। और अंग्रेजों को भी झटका लगा होगा जोर का। बहुत जोर का। उन्हें लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो सकती है आगे भी। तो उन्हें शायद एक ऐसा मंच चाहिए था जो सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करे। मतलब एक तरह का सेफ्टी वैल्व, ताकि गुस्सा धीरे धीरे निकलता रहे। हाँ, कुछ हद तक वो भी सोच हो सकती है। लॉर्ड डफरिन उस वक्त वाइसराय थे। उनकी सोच इसमें शामिल मानी जाती है। और दूसरी तरफ भारतीय भी तो कुछ चाह रहे होंगे। बिल्कुल। जो पढ़े लिखे जागरूक भारतीय थे, वो भी एक राष्ट्रीय मंच चाहते थे जहां सब मिलकर अपनी बात रख सकें, अपने हक मांग सकें। तो मतलब दोनों तरफ से एक जरूरत महसूस हो रही थी। सही कहा। अंग्रेजों की अपनी जरूरत, भारतीयों की अपनी, और इसी साझा जरूरत से जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग मुख्य थे शुरुआत में? देखिए, संस्थापक तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड, लेकिन भारतीयों में भी बड़े नाम थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, इन सबका योगदान था। ये कांग्रेस नाम कैसे पड़ा? ये भारतीय शब्द तो नहीं लगता? नहीं, ये अमेरिकी शब्द है। इसका मतलब होता है लोगों का समूह या सभा। भारत में ये नाम सुझाया था दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, और पहले नाम कुछ और था शायद? हाँ, पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है। और स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में? जी, बंबई में ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहां पर। मैंने सुना है पहले पुणे में होने वाला था ये अधिवेशन। हाँ, प्लान तो पुणे का ही था, लेकिन वहां उस वक्त प्लेग फैल गया था जोरों से, तो ऐन मौके पर जगह बदलनी पड़ी और बंबई में किया गया। अच्छा, और मुख्य संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। जी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। तो जब कांग्रेस बनी, क्या इसका लक्ष्य शुरू से ही आजादी था या ये धीरे धीरे बदला? नहीं, शुरू में आजादी लक्ष्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के साथ एक तरह से सहयोग करना, प्रशासन में सुधार के लिए सुझाव देना। मतलब लॉयल सिटीजन्स की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब अर्जियां देना, प्रार्थना पत्र भेजना, कुछ रियायतें मांगना, वो दौर था। तो फिर ये स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तक कैसे पहुंचे? वो धीरे धीरे हुआ। जैसे जैसे संगठन मजबूत हुआ, लोगों का जुड़ाव बढ़ा, तो मांगें भी बढ़ीं, अधिकारों की बात होने लगी, फिर स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की। और स्वराज शब्द कब आया? स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल कांग्रेस के मंच से 1906 में हुआ, और फिर मंजिल बढ़ती गई। आखिर में 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, हाँ, वो तो बहुत ऐतिहासिक है। बिल्कुल, वहां पर लक्ष्य तय हुआ पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी। तो ये एक लंबा सफर था, एकदम से नहीं हुआ। नेता मानते थे कि ये कांग्रेस जो है वो वाइसरॉय डफरिन के दिमाग की उपज है। मतलब अंग्रेजों ने बनवाया? उनका मानना था कि अंग्रेजों ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है ना। हाँ, जो एक्स्ट्रा प्रेशर निकाल देता है। बिल्कुल, वैसे ही कांग्रेस को बनाया ताकि भारतीयों का जो गुस्सा है, जो असंतोष है, वो शांति से यहाँ निकल जाए, कोई बड़ा विद्रोह न हो पाए 1857 जैसा, और अंग्रेज आराम से लंबे समय तक राज करते रहे। अच्छा, ये तर्क था। हाँ, ये सबसे प्रसिद्ध मत है सेफ्टी वाल्व थियोरी का। हालांकि सभी इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों की। ये हर साल होते थे, अलग अलग शहरों में, और यही सारी नीतियां तय होती थी। जी हाँ,
और ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। इनमें क्या फैसले हुए, अध्यक्ष कौन थे, ये सब पूछा जाता है। शुरुआत में तो शायद अंग्रेज भी मदद करते थे इन अधिवेशनों में। हाँ बिल्कुल, शुरुआती अधिवेशनों के लिए अंग्रेज अधिकारी जगह भी देते थे, कई बार शामिल भी होते थे। महारानी की जय के नारे भी लगते थे शुरू में, अच्छा। वफादारी दिखाने के लिए। हाँ। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का रुख बदला, मांगे बढ़ी, वैसे वैसे अंग्रेजों का रवैया भी सख्त होता गया। तो पहले अधिवेशन से शुरू करते हैं। 1885 बॉम्बे। जी, पहला अधिवेशन, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। कितने लोग शामिल हुए थे? कुल 72 प्रतिनिधि थे। ज्यादातर वकील थे, करीब 39, डॉक्टर, प्रोफेसर भी थे, पढ़े लिखे लोग। सबसे ज्यादा 38 बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही थे। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं थे इसमें? नहीं, वो शामिल नहीं हुए थे। उनकी अपनी एक संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन, उसका भी सम्मेलन उसी समय कलकत्ता में चल रहा था। अच्छा, फिर दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। हाँ, दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसी अधिवेशन में वाइसरॉय डफरिन ने पार्टी दी थी। जी, गार्डन पार्टी। प्रतिनिधियों को बुलाया था। हालांकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उसमें भी नहीं गए थे। दादा भाई नौरोजी तो कई बार अध्यक्ष रहे ना? हाँ, 3 बार। 1886 में कैलकाटा, फिर 1893 में लाहौर और 1906 में फिर कैलकाटा। और 1906 वाला खास था क्योंकि वहां पहली बार स्वराज शब्द इस्तेमाल हुआ। उनकी किताब भी बहुत मशहूर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बिल्कुल, और उसी में उन्होंने वो धन निष्कासन यानी ड्रेन थ्योरी दी थी कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा है। सही। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास। अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये महत्वपूर्ण है। जी, और उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि कांग्रेस से जुड़ें। इसी समय के बाद से अंग्रेजों का रवैया थोड़ा बदलने लगा था कांग्रेस के प्रति। और चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद। इसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। हाँ, जॉर्ज यूल। और इस अधिवेशन को अंग्रेजों ने रोकने की बहुत कोशिश की थी, जगह नहीं दे रहे थे। तो फिर कैसे हुआ? तब दरभंगा के महाराज ने इलाहाबाद में एक कैंपस, लोथर कैंपस, खरीदकर कांग्रेस को दिया अधिवेशन के लिए। अरे वाह। हाँ, और जॉर्ज यूल का एक कथन भी मशहूर है कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई। इसी समय सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध तेज कर दिया था। अच्छा। पांचवा अधिवेशन 1889 बॉम्बे। दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न। जी, वेडरबर्न। ये एओ ह्यूम के जीवनीकार भी थे। और इस अधिवेशन की खास बात ये थी कि पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ये भी जरूरी तथ्य है। एओ ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बने? नहीं, ह्यूम संस्थापक थे, महासचिव रहे लंबे समय तक, 1885 से 1906 तक, लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं बने। वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1889 और 1910 में। ठीक है। फिर 1890 कलकत्ता, अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। हाँ, और यहाँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने अधिवेशन को संबोधित किया था। अध्यक्षता नहीं की, पर भाषण दिया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1896 कलकत्ता, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। ये भी खास है। बहुत खास। यहीं पर पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम, जो आनंद मठ से। जी हाँ। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर मान लिया। ठीक है। अब 20वीं सदी में आते हैं। 1901 कलकत्ता, अध्यक्ष दिनशा वाचा। यहाँ एक दिलचस्प बात हुई, महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में हिस्सा लिया। अच्छा। 1901 में। वो तो तब दक्षिण अफ्रीका में थे। हाँ, लेकिन वो बीच में भारत आए हुए थे, तो उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया, बस एक प्रतिभागी के तौर पर। और 1904 बॉम्बे अधिवेशन, अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। जिन्ना भी आगे। फिर 1905 बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। जी, गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तब तक बंगाल का विभाजन हो चुका था 1905 में ही। तो इस अधिवेशन में उसके खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था,
उसमें चर्चा हुई, उसका समर्थन किया गया। गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाई थी ना? हाँ, इसी साल 1905 में उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा भी दिया जाता है उस समय। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब मतभेद भी शुरू हो गए थे, नरम दल और गरम दल वाले। बिल्कुल, स्वदेशी आंदोलन को कैसे चलाया जाए, बहिष्कार कहाँ तक हो, इन बातों पर मतभेद उभरने लगे थे, जो आगे चलकर 1907 में सामने आए। उससे पहले 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष फिर दादा भाई नौरोजी। हाँ, तीसरी बार शायद दोनों दलों में तालमेल बिठाने के लिए उन्हें लाया गया, और यहीं पर गरम दल के नेताओं लाल बाल पाल के दबाव में पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। पहली बार स्वराज, ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। लेकिन मतभेद खत्म नहीं हुए। और नतीजे हुआ 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। हाँ, अध्यक्ष चुने गए रास बिहारी घोष, जो नरम दल के थे। गरम दल वाले लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। और मुद्दों पर भी झगड़ा था। हाँ, स्वदेशी और बहिष्कार के तरीकों पर तो था ही, अधिवेशन की जगह को लेकर भी विवाद था। गरम दल चाहता था नागपुर में हो, जो उनका गढ़ था। नरम दल ने सूरत में करवाया, जो उनका इलाका था। और फिर क्या हुआ? अधिवेशन में हंगामा हो गया, मारपीट तक की नौबत आ गई, और कांग्रेस दो फाड़ हो गई, नरम दल और गरम दल। गरम दल वालों को अधिवेशन से निकाल दिया गया। ये तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। कई साल लग गए फिर से एक होने में। बीच के कुछ और जरूरी अधिवेशन, 1911 कलकत्ता। अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। यहाँ पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन गाया गया, राष्ट्रगान। अच्छा। और 1912 बांकीपुर पटना। जी, ये बिहार में पहला अधिवेशन था। अध्यक्ष थे RN माधुलकर। इसी साल A.O. यूम का निधन हुआ था, तो उन्हें अधिवेशन में कांग्रेस का जनक या पिता कहा गया। फिर आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ दो बड़ी चीजें हुई। पहले तो ये कि नरम दल और गरम दल जो सूरत में अलग हो गए थे, वो फिर से एक हो गए। इसमें तिलक और एनी बेसेंट ने काफी कोशिश की थी। और दूसरी थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। इसमें क्या तय हुआ था? इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वो मांग मान ली, पृथक निर्वाचन वाली, जो उन्हें 1909 के कानून में मिली थी। मतलब मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम वोटर। हाँ। बदले में मुस्लिम लीग ने वादा किया कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का साथ देगी। हालांकि मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। गांधी जी भी इसी अधिवेशन में थे ना? जी, वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। हाँ। और ये पहला बड़ा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें उन्होंने भाग लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल से हुई थी, जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। बिल्कुल। और इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था। हाँ, सरोजनी नायडू ने कहा था। ये दौर 1916 से 1922 कांग्रेस और लीग के बीच नजदीकी का माना जाता है। अगले ही साल 1917 में कलकत्ता में पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। वो पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला बाद में बनी। लेकिन ये एकता फिर टूटी 1918 में। हाँ, अंग्रेजों की घोषणा आई थी, मॉन्टेग्यू घोषणा। उसमें भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार देने की बात थी, पर गोलमोल। इसको लेकर फिर कांग्रेस में मतभेद हो गए, नरम दल और गरम दल में। हाँ, बंबई में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अध्यक्ष हसन इमाम। नरम दल वालों ने घोषणा का स्वागत किया, उसे मैग्ना कार्टा कहा। गरम दल वालों ने, खासकर तिलक ने, विरोध किया। तिलक ने इसे सूरज विहीन उषा काल, यानी बिना सूरज का सवेरा कहा। और फिर से विभाजन। हाँ, कांग्रेस का ये दूसरा विभाजन था। नरम दल वाले लगभग अलग हो गए। आपने तिलक का जिक्र किया, क्या ये सच है कि वो कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए? हाँ, ये सच है। इतने बड़े नेता थे, लोकमान्य कहलाए, पर कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। 1918 के दिल्ली अधिवेशन के लिए चुने गए थे, पर वो उस समय लंदन में थे एक केस के सिलसिले में, तो उनकी जगह मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने। बड़ी अजीब बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। गांधी युग शुरू होता है। 1920 नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष थे C. विजय राघवाचार्य। यहीं पर गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जी, इससे कुछ नेता नाराज भी हुए।
1922 में गया में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे चितरंजन दास यानी CR दास। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को चुनाव लड़कर विधान परिषदों में जाना चाहिए और वहां अंदर से सरकार का विरोध करना चाहिए। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो CR दास ने इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। अच्छा। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बने। तब उनकी उम्र सिर्फ 35 इयर्स थी। और गांधी जी? उन्होंने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की? जी हाँ, सिर्फ एक बार। 1924 में बेलगांव में, जो अब कर्नाटक में है। इसी अधिवेशन के बाद माना जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन। एनी बेसेंट आयरिश थीं, ये पहली भारतीय थीं। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया था पहली बार? हाँ, हसरत मोहानी ने रखा था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया उस समय। फिर 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष S. श्रीनिवास अयंगर। वहां खादी पहनना अनिवार्य किया गया। जी, कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी पहनना जरूरी कर दिया गया। 1927 मद्रास अधिवेशन। अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। यहाँ पर साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और फिर आया वो साल 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। हाँ, रावी नदी के तट पर। ये कांग्रेस के इतिहास का एक मील का पत्थर है। क्या हुआ था इसमें? सबसे बड़ी बात, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य अब पूरी आजादी घोषित कर दिया। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला। जी, तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया भी गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला भी हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, इसमें गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई, जिसके तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए थे। और मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव। जी, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पास हुए। ये भविष्य के भारतीय संविधान के लिए बहुत अहम साबित हुए। लेकिन इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। हाँ, जब वो कराची जा रहे थे। कुछ युवा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी से नाराज थे। उन्हें लगता था गांधी जी ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश नहीं की। और गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। जी, इसी अधिवेशन के संदर्भ में कहा था। क्या कांग्रेस के अधिवेशन सिर्फ शहरों में ही होते थे? नहीं, बाद में गांव में भी हुए। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन, महाराष्ट्र। अध्यक्ष नेहरू जी थे। अच्छा, और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। हाँ, हरिपुरा गुजरात, ये भी गांव में हुआ था। यहीं पर नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जो पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बनी बाद में। बिल्कुल। बोस ने इसी अधिवेशन में देशी रियासतों में भी स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात की थी। और फिर अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन और त्रिपुरी संकट। हाँ, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। और बोस जीत गए? हाँ, बोस चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी ने इसे अपनी हार बताया और गांधी जी के असहयोग के कारण बोस के लिए काम करना मुश्किल हो गया। वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। तो बोस ने भी इस्तीफा दे दिया? हाँ, आखिर में बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। इसे ही त्रिपुरी संकट कहते हैं। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जी, 1940 में रामगढ़, अब झारखंड में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और फिर कई साल अधिवेशन नहीं हुआ। हाँ, विश्व युद्ध के कारण 1941 से 1945 तक कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। इसीलिए मौलाना आजाद 1940 से 1946 तक लगातार अध्यक्ष बने रहे। ये आजादी से पहले सबसे लंबा कार्यकाल हुआ। जी हाँ, लगातार अध्यक्ष पद पर। फिर 1946 में मेरठ अधिवेशन। अध्यक्ष JB कृपलानी। बिल्कुल। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय आचार्य कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? हाँ, JB कृपलानी। तो ये था कांग्रेस के अधिवेशनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबा सफर।
लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की, कांग्रेस को लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं थी। आलोचनाएं भी होती थी। हाँ, जाहिर है, इतने बड़े संगठन की आलोचना तो होगी ही। जैसे तिलक ने कहा था कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ अधिवेशन करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि ये 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। अंग्रेजों की क्या राय थी? डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने तो इसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संगठन कहा था, बहुत थोड़े से लोगों का। और लॉर्ड कर्जन? कर्जन तो कांग्रेस से बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत में मदद कर सकूं। अरे बाप रे। हाँ, बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था कहा, मतलब भीख मांगने वाली संस्था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। सही है। तो हमने देखा कि कैसे एक संगठन जो शायद शुरू में ब्रिटिश राज में सुधार की मांग कर रहा था, धीरे धीरे उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली और इसके अधिवेशनों ने सिर्फ नीतियां ही नहीं बनाई, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और उसे दिशा दी। बिल्कुल। और ये सारे तथ्य, खासकर कौन से अधिवेशन में क्या हुआ, अध्यक्ष कौन थे, कौन से प्रस्ताव पास हुए, जैसे स्वराज, पूर्ण स्वराज, मौलिक अधिकार, वंदे मातरम या जनगणमन, कब गाया गया, लखनऊ समझौता, ये सब जानना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये एकदम कोर फैक्ट्स है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक आसान सा सवाल छोड़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आसान सवाल है। हाँ जी। तो इस जानकारीपूर्ण सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।